हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2024 क्लास 9th के गणित विषय में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ओरिजिनल पेपर का सल्यूशन आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे आपके इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम हो गए चाहे साइंस में, और आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बुक्स हैं उन सभी के, ठीक है। और मैप कौन सा आएगा, किस टाइप से आएगा, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब चलिए डिस्कस करते हैं अपने सिलेबस के अंदर जो चैप्टर्स दे रखे हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमसे बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। जिला समान परीक्षा योजना के तहत आप जानते हैं कि सभी जिलों का टाइम टेबल अलग है, तो उस हिसाब से एग्ज़ाम में पेपर पैटर्न बन रहा है और पेपर में बार बार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और आपके एग्ज़ाम में यहीं से 100% क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, अब इसमें जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं ना वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में यहाँ जाके देख सकते हैं। छोटे क्वेश्चन जो भी है आप बस 2 पेपर उठा के उनका सोल्यूशन देख लीजिए, उनसे बाहर आपसे कोई छोटा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा है, फिर भी हम इसमें भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। कंप्लीट अपनी मैथ्स है वो अभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। चलिए पहला है अपना संख्या पद्धति। इसमें से क्वेश्चन हमसे ये बार बार पूछा जा रहा है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसमें पूछा गया कि x बराबर हमको दे दिया 0.3 बार लगा दिया ऐसे। अब आपको बोला है कि इसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो आप बताइए, ठीक है। तो इसको सिद्ध करना है अपने को। तो हम जानते हैं, हमने पहला क्या जो हमने को क्वेश्चन दे रखा ना, हमने इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1, ठीक है। क्यों x बराबर 0.33333 पॉइंट ऐसे लिख दिया, क्यों? क्योंकि जिस पे बार होता है उस नंबर को आप कितनी बार ही लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब वो अनंत बार लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि बार एक नंबर पे हैं, तो इस इक्वेशन जो हमने अभी बोला x बराबर 0.3 पे बार, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो यहाँ पे हमने इस समीकरण को 10 से गुणा कर लिया। यहाँ पे जैसे हमने 10 से गुणा किया तो वह 10x बराबर यहाँ पे हो जाएगा अपने 3.333 और ऐसे चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट लगने पे अपने 10 से गुणा करने पे पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाता है, ठीक है। तो अब अपने पास 2 समीकरण बन गए हैं, ठीक है। पहला समीकरण अपने पास था क्या, ये वाला, ठीक है, और ये दूसरा। अब इसको कर देंगे माइनस। माइनस किस टाइप से, ये ऐसे कि हमने लिखा 10x बराबर 3.333 ऐसे चल रहा है, ठीक है। और उससे पहले समीकरण क्या था, 10 बराबर 0.333 और यूँ अनंत तक, ठीक है। पीछे वाला सेम है, काट दो इसको, ठीक है। अगर इसमें से हम माइनस करेंगे तो अपने 10 में से ये एक चला गया x, तो यहाँ आ गया 9x और यहाँ आ जाएगा अपने 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या है, 9x बराबर 3 है, तो हमने x बराबर 3/9 इस प्रकार से लिख दिया। तो x बराबर, इसको काट देंगे 1/3, इस प्रकार से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये अपना आंसर हो जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद में जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है वो ये है, ठीक है। ये 1/√7, इसका है ना हरों का परिमेयकरण यानी रेशनलाइज कीजिए। तो √7 ऊपर लिख देंगे, √7 नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, √7 आ गया ऊपर, ठीक है, नीचे और 7 का गुणा 7 7 49, 49 रूट में, ठीक है। रूट में 49 को आप सीधे ऐसा लिख दीजिए, √7 और 7, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, बड़ा ही सिंपल था, ठीक है। और अब इसको देखते हैं, ये भी ऐसे ही करना, √7 माइनस √6। अब जो नीचे नंबर दे रखा है ना, इसको सामने गुणा करेंगे, √7 प्लस √6 बट्टे √7 प्लस √6, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख देंगे इसको, ठीक है। तो अब क्योंकि नीचे देखिए यहाँ पे अपनी एक आइडेंटिटी यानी एक समीकरण लग जाएगा, कौन सा, a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या होता है, ये होता है a² माइनस b²। इसी कारण हम इसको रेशनलाइज करते हैं, ठीक है ना। तो ये लग जाएगा, मतलब a का स्क्वायर और b का स्क्वायर करना हमें, तो a अपना √7 है और b कितना अपना √6 है, √6, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इसको हम कैसे लिखें, अब ध्यान रखना ये ऊपर तो ये सेम रहेगा क्योंकि 1 से गुणा करने पे ये सेम ही आएगा, लेकिन नीचे हम क्या करेंगे, इस 7 का स्क्वायर और √6 का स्क्वायर। तो देखिए ऊपर तो आ गया अपना √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है। अब √7 का स्क्वायर होता है 7, ठीक है, और √6 का स्क्वायर होता है 6, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा, क्या कि 7 माइनस 6,
ठीक है। अब सिंपली इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। तो ऊपर √7 प्लस √6, इसमें भाग 1 का देंगे तो सेम रहेगा, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपना लास्ट फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पे आपको बोला है कि सॉल्व कीजिए, हल कीजिए। 2 नंबर के सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के, ठीक है। तो 64 है, इसके आप अभाज्य गुणनखंड करिए तो गया 32 बार, 2 16, 2 8, 2 4, 2 और 2 बार लास्ट में और जाएगा। तो 2 कितनी बार आया आपके? 6 बार आया। तो हम लिखेंगे 6, 2 की पावर कितनी? 6 है 2 की पावर, और 1/2। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3 बार। बचा है अपने 2 की पावर 3 बराबर 2 की घात 3 बच गया, और इसका आंसर होता है अपने 8। तो इसका आंसर कितना आ गया अपने? 8 आ गया, ठीक है। और ये भी बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से। अब हमने अभी गुणनखंड किया ना, तो यहाँ पे 32 मतलब 2 की पावर कितनी होगी? 5 होगी, ठीक है। और ऊपर 2/5 पहले से ही है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 की घात 2 हो गया, और ये आंसर आ गया 4, ठीक है। और अगला है, इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। जब दोनों का क्या समान है? आधार समान है, तो घातें आपस में भाग में होती तो माइनस हो जाएगी। तो 11 लिखा 1/2 माइनस 1/4, इस प्रकार से। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 11 लिख दीजिए। एलसीएम इनका कितना है? 4। 4 का 2 का इसमें भाग गया 2, और अपने माइनस 4 का 4 1। तो अपने आंसर आएगा 11 बराबर 11 पावर क्या रहेगी? 1/4। ये अपना आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसी टाइप से करने हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट है जो अपने दूसरी प्रश्नावली, इसमें से सिंपल सिंपल प्रश्न पूछे जा रहे हैं अपने एग्जाम में, ठीक है ना। किस प्रकार से? देखिए, जैसे पॉलिनोमियल बहुपद में हमसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, छोटे प्रश्नों में और बड़ों में भी कुछ में यही पूछ रहे हैं, 1-1 नंबर वाले में, क्या डेड नंबर वाले में, x² का गुणांक। तो जो x² जिससे गुणा हो रहा है वो उत्तर होगा। तो यहाँ x² का गुणा किससे हो रहा है? किसी से नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे +2 ये नहीं लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम x² के आगे प्लस लगा हुआ है, यहाँ कोई नहीं है तो कोई नहीं होता, वहाँ 1 होता है। 0 तो हो नहीं सकता, 0 होता तो ये 0 बन जाता, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? अपने 1 है। तो x² का यहाँ पे गुणांक हो जाएगा अपने बराबर 1, ठीक है। और इसमें क्योंकि माइनस आ गया तो -1, ठीक है। और इसमें x² है ही नहीं, तो यहाँ पे x² का गुणांक 0, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने नेक्स्ट, जिसमें आपको गुणनखंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा ही पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, 2 ऐसे नंबर ढूंढिए जिनका गुणा करने पे तो 12x² हो जाए और जोड़ने घटाने पे 7 आ जाए, ठीक है। तो कौन से होंगे? तो हमने कहा वो हो जाएंगे अपने 3 और 4, है ना, 3 और 4। तो पहला नंबर और लास्ट नंबर जैसा है वैसे लिखो, 12x² लिख दीजिए और यहाँ +1 लिख दीजिए, ठीक है। +1 यहाँ थोड़ा दूर लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, और अब क्या? 4 और 4 और 3 दोनों के पीछे x तो लगा ही दीजिए। अब देखिए, माइनस का साथ चाहिए तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस लगा दीजिए। अब ये एक जोड़ा बनेगा, ये एक जोड़ा बनेगा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो इनमें आ रहा है 4x, ठीक है। तो 4 का भाग इस 12 में गया तो अपने आ गया 3x, और माइनस 4x तो पूरा बाहर आ चुका है तो हो गया अपने 1, ठीक है, ब्रैकेट बंद। दूसरे में देखिए, इसमें अपने कॉमन कुछ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। जहाँ कॉमन कुछ नहीं आता वहाँ आता 1, ठीक है। और क्योंकि 3 के आगे अपने 3x के आगे माइनस का निशान है तो -1 कॉमन आया, तो अपने अंदर बच गया 3x, अंदर बचेगा अपने 3x, और क्योंकि बाहर माइनस है तो ये प्लस जो है ये भी अपना किस में चेंज हो जाएगा? -1, ठीक है। अब देखिए, अब जो सेम सेम अगर ब्रैकेट वाला मिला है तो हमने सही किया है, ठीक है। तो अपने दोनों सेम है, इसका मतलब सही है। तो जो दोनों सेम है उसमें से भी कॉमन ले लो और सेम लिख दो। तो 3x - 1, और एक जो बच गया, एक तो 4x - 1, तो 4x - 1। इस प्रकार से अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला देखते हैं अपने इसको, जिसमें आपको 6 गुणा करने पे तो हो जाए 3 दूनी 6 हो जाए, और प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए, तो कौन सा नंबर होगा? तो पहला और आखिरी नंबर सेम लिख दीजिए, ठीक है। बीच में हम लिख देते हैं अपने 6 और 7 हो जाए तो 6 × 1, ठीक है ना, 1, और दोनों के पीछे x लगा दीजिए। जोड़ना है 7 करना है तो दोनों को जोड़ दीजिए। अब यहाँ 1 की जरूरत ऐसे कुछ खास है नहीं, ठीक है, फिर भी पड़ा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इनमें कॉमन आ रहा है 2x, तो यहाँ पे 2 बार आ गया तो x + 3 इधर बच गया, ठीक है। और इधर अपने बाहर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि इधर x है, इधर नहीं है, इधर 3 है लेकिन इधर नहीं है, ठीक है। तो +1 कॉमन आया, और x + 3 इसमें भी बच गया अपने। अब ब्रैकेट वाला दोनों सेम है, इसका मतलब सही किया। तो एक गुणनखंड होगा x + 3
और एक होगा जो बच गया 2x+1, तो 2x+1, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें आपको सीधे गुणा किए बिना सॉल्व करना। तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कैसे, फॉर्मूला याद रखना आपको, ठीक है ना। इसके अंदर अपने दोनों ही 100 से ज़्यादा है और अलग अलग नंबर है, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, जिसमें हमने x जो सेम है वो मान लिया, x को मान लिया 100, a मान लिया 3, b मान लिया 7, क्योंकि इसमें 100 से 3 ज़्यादा 7 ज़्यादा, ठीक है। फिर हमने बस ये फॉर्मूला लगाया और इसमें वैल्यू पुट करा दिया आराम से, ठीक है, और आंसर अपना आ गया, ठीक है। तो आपको ये सूत्र याद रखने हैं दोनों में, ठीक है ना। उसके बाद में अपने जो अगला क्वेश्चन दे रखा था 95 और 96, ये भी 100 से कम है, ठीक है। तो एक में हमने x तो 100 ले लिया, ये जो 100 से 5 कम है, एक 4 कम है, तो -5 और -4 ले लिया और हमने ये सॉल्व कर दिया, ठीक है। एक प्रसारित रूप आपसे पूछते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। घनों का प्रसारित रूप, तो पावर वाला सूत्र याद रखिए बस। सूत्र क्या है, अब पी क्यू की जगह आप ए बी सी भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पी प्लस क्यू का होल क्यूब क्या होता है, पी क्यूब 3p² क्यूब प्लस 3p² प्लस क्यू का क्यूब घन, ठीक है। ये सूत्र आपको लगा देना है और उसमें आपको क्या, p की जगह आपको लिखना है 2x और q की जगह लिखना है आपको 1, बस सिंपल से इसमें वैल्यू रखनी, आंसर आपके पास होगा। और सेम अगले में भी आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, यहाँ से तो क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं और आते सबसे आसान प्रश्न यही है, निर्देशांक ज्यामिति में से, ठीक है। जिसमें पहला सवाल, कार्तिकीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। तो देखिए, क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं एक्स अक्ष, ठीक है, और जो ऊर्ध्वाधर होती है उसको कहते हैं वाई अक्ष, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला, इन दोनों बिंदुओं को तल पर बने प्रत्येक भाग का नाम क्या होता है। पहला भाग प्रथम चतुर्थांश, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय, चौथा चतुर्थ चतुर्थांश, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर बोला, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है, उसे मूल बिंदु कहते हैं, और इसके निर्देशांक पूछे तो 0,0, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें कभी कभी आपसे जैसे ये पॉइंट दे दिया, आगे बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है ना। अब इसमें आपको चतुर्थांश बनाने को बोले तो ये प्रथम होता है, द्वितीय होता है, तृतीय होता है, चतुर्थ होता है, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछ ले, जैसे 2 पॉइंट दे दिया आपको, ये वाला मान लीजिए ये, ठीक है ना, क्या 3 और -1, ठीक है। इसमें बोल दे कोटि कौन सी है और भुज कौन सा है, तो कोटि अपने होता है y, ठीक है, और भुज कौन सा होता है अपना x, ये ध्यान रखिएगा। x को हम कहते हैं क्या, भुज, और y को कहते हैं कोटि, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पहला हमेशा x होता है, दूसरा हमेशा y होता है। अब आपको सीधे से सिंपल से इसमें प्लॉट करना भी पूछा जा सकता है, ठीक है, मतलब आपको बनाना है तो इस हिसाब से आपको बना देना। जैसे -2 और 4 है, इस पॉइंट को कहाँ बनाएंगे, तो -2 यानी x गया 2 पे, तो यहाँ गए हम -2, ठीक है। फिर y पे जाओ 4, तो y पे गए 4, तो ये पॉइंट मिलके यहाँ पे बनेगा, ठीक है, ये पॉइंट बन गया। इस प्रकार से आपको ये पॉइंट भी आने चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं, और आपसे ये पूछ ले कि कौन से चतुर्थांश में आते हैं, तो आप नाम आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है। फिर आते हैं अपने 2 चर वाले रेखिक समीकरण, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके आने के चांसेस 99% है, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, जिसमें आपको इस समीकरण के रूप में व्यक्त करते हुए ABC का मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए, ये जो दे रखा है ना, इसमें अपने पास जो वैल्यू है, जैसे x माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बट्टे 5 माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए, x के पास होगा वो a होगा, इधर x के पास कौन है, कोई नहीं, a बराबर 1 होगा, कोई नहीं मतलब वहाँ 1 तो है ही है, 0 होता तो ये x भी नहीं होता है ना। b बराबर जो y के पास होता है वो b होता है, तो देखो y के पास यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ 1 मान लेंगे, और माइनस का है आगे लगा, तो -1/5, नीचे 5 है, ठीक है। और c जो है अपना, c पूछा हमसे, तो c है अपने ये -10, ठीक है ना, c बराबर -10, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से निकालना है। जैसे इसमें अगर पूछा जाए तो इस समीकरण को पहले सीधा करेंगे, 3y। अब ये जो 6 है उस साइड है, तो इसको एक साइड ले आना है, तो ये हो जाएगा -6 बराबर 0। तो a बराबर हो गया -2, b बराबर हो गया अपने 3, ठीक है, और c बराबर हो गया -6, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, x y को इधर ले आए, -3y बराबर 0, ऐसे लिख देंगे पहले तो। अब a हो गया अपने कितना, 1, b हो गया अपने -3, और c हो गया अपने, क्योंकि c यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है, इसका मतलब 0 होगा c, ठीक है ना। अब अगला देखिए,
इसमें भी सेम तरीका, ए अपने पास 3 पड़ा है और बी अपने पास है ही नहीं, क्योंकि वाई के पास वाई है ही नहीं इधर, तो बी 0 होगा और सी अपना हो जाएगा 2। ठीक है, ये इसमें हो जाएगा अपने। और लास्ट वाले में y दे रखा है और इसका मतलब x बराबर हो गया 0, क्योंकि x तो है ही नहीं, y बराबर हो गया 1 और c बराबर हो गया -2। इस प्रकार से आपको ये लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, जिसमें आपको x और y दोनों दे रखे हैं। ठीक है, और आपको k का मान निकालना है। ठीक है, तो इस समीकरण में आप मान रख दीजिए। आपने कहा 2x की जगह रख दिया 2 प्लस 3 और y की जगह रख दिया 1 बराबर k। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 प्लस 3 बराबर k, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, तो k बराबर अपने पास आ गया 7। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ये बड़ा सिंपल है। ठीक है ना, जिसमें से आपसे सीधे एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इनके जो है यूक्लिड के जो पोस्टुलेट हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए सत्य असत्य बताने में एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा नहीं, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। पहली बात तो ये तो हो गया असत्य। ठीक है, अगला दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, तो बिल्कुल असंख्य रेखाएं नहीं है, क्योंकि ये दो बिंदु हैं, इनसे सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, तो ये भी हो जाएगा अपने असत्य। ठीक है, क्या आ जाएगा असत्य। दूसरा भी एक शांत रेखा दोनों और अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। ठीक है ना, ये अभी अपने बहुत काम आने वाले हैं, आपसे पूछे जाएंगे कि यूक्लिड ने जो पोस्टुलेट अभिकृत बताए उनको बताइए, तो ये एक ये हो जाएगा। ठीक है ना, और अपने सभी समकोण बराबर होते हैं, ऐसे 4-5 क्वेश्चन आने पे अभी हम डिस्कस भी करेंगे उनको। ठीक है, यदि दो वृत्त बराबर हो तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होगी, अगर वृत्त बराबर है तभी त्रिज्याएं बराबर होगी। राइट, सही बात है। इन्होंने बोला कि ए बी पी क्यू बराबर है, पी क्यू एक्स वाई बराबर, तो ए बी एक्स वाई बराबर होगी, होगी बिल्कुल होगी। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं अपने। फिर आपको एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है हल्का फुल्का। ठीक है ना, जिसमें क्या है कि अपने पास ये लाइन है और आपको बोला है कि ए सी बी डी बराबर है, कौन सा ए सी और ये बी डी बराबर है, तो ए बी और सी डी बराबर साबित करिए। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है, क्या कि ए सी और बी डी ये बराबर दे रखा है। ठीक है, तो ए सी यहाँ से यहाँ तक में कौन कौन आ रहा है, हमने कहा ए सी में एक तो ए बी आ रही है और बी सी भी आ रहा है, तो ए बी प्लस बी सी। ठीक है, बराबर। और बी डी में कौन आ रहा है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक बी डी है, तो बी डी में बी सी और सी डी दोनों आ रहा है, क्या आ रहा है बी सी प्लस बी डी, ये दोनों आ रहा है। ठीक है, अब देखिए बी सी इधर से इधर कैंसिल कर दिया हमने, तो ए बी बराबर बी डी, सॉरी यहाँ पे सी डी लिखना था ना, देखिएगा ये जो है ना बी सी और सी डी, तो यहाँ लिख देते हैं सी डी। ठीक है ना, अब देखिए बी सी और बी सी चला गया, कट हो गया, तो इधर बचा ए बी बराबर सी डी, ये साबित हो गया। कितना सिंपल मतलब। ठीक है ना, तो ये सिद्ध हो गया ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट में आपको बोला है कि ये जो चित्र में दे रखा है इसमें दो बिंदुओं में ए बी और सी, इसका है ना ऐसा बिंदु है जो कि ए सी और बी सी बराबर है, मतलब ये दोनों मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी 1/2 बी सी होगा। कहने का मतलब ये जो ए सी होगा ना, ये इस पूरी ए बी लाइन का आधा होगा। तो हमने कहा ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन दे दिया है, सिद्ध करना है। यहाँ से ये दिया है, ये सिद्ध करना हमने लिख दिया। उपपत्ति में लिखते हैं, उपपत्ति में क्या लिखेंगे कि ए सी और बी सी बराबर है, कौन कौन सा, ये और ये वाला लाइन दोनों बराबर है, लिख दिया। ठीक है, अब बराबर है तो दोनों, और हम क्या करेंगे, यूक्लिड का अभिग्रह 2 क्या कहता है, बराबर में बराबर जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बराबर ही रहता है, तो हमने दोनों में क्या जोड़ दिया, ए सी जोड़ दिया दोनों में। ठीक है, किस में कि ए सी और बी सी, ए सी और बी सी दोनों में हमने ए सी जोड़ दिया। ठीक है, अब ए सी जोड़ा तो क्या होगा, यहाँ पे 2 ए सी बन गए। ठीक है, 2 ए सी हो गया, और सामने क्या हुआ बी सी और ए सी, ये देखिए यहाँ पे बी सी और ए सी, इनको मिला के क्या बनता, पूरी ए बी लाइन बनती है। ठीक है ना, तो हमने लिख दिया कि भाई ए सी और बी सी को तो मिलाएंगे ना, तो बनेगा ए बी, और ए सी यहाँ पे हो गए 2 ए सी। अब हमने ए सी को तो इधर रखा, ये जो 2 इधर गुणों में है, जैसे ए सी ऐसे लिखा हुआ है और सामने ए बी है, इधर 2 आगे था, इसको हमने हटा के इधर भाग में भेज दिया, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था ना, उधर डिवाइड में, तो हो गया अपने ए सी बराबर 1/2 ए बी। ठीक है ना, ये सिद्ध हो गया। अगला देखते हैं अपने रेखा और कोण वाले सवाल में। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन हमसे यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको साबित करना है कि ये दो कोण पी क्यू आर
ये और ये बराबर है तो आप साबित करिए कि ये और ये भी बराबर होंगे। तो बड़ा आसान है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये और ये कोण मिला के कितना होगा 180, क्योंकि एक सीधी लाइन है। और उसी प्रकार दूसरा हमने ये बनाया कि ये और ये कोण बराबर है, ये भी बराबर 180 होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोण अपने कौन कौन सा बराबर है, अपने ये और ये Q और R, तो हमने देखा कि Q और R बराबर है तो हम दोनों जगह सेम सेम लिख सकते हैं। तो उससे हमने यहाँ पे काट दिया और अपने समीकरण में साबित हो गया कि PQS और PRT बराबर होंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। फिर देखिए इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आपको करने में ज़्यादा दिक्कत होगी ही नहीं, क्यों? अपने को यही स्ट्रेट लाइन दे रखी, सीधी लाइन, ठीक है। तो इस 50 और x को मिला के सीधी लाइन हमेशा 180 होती है, क्योंकि रेखीय कोण युग में, ठीक है। तो अपने को यहाँ x मिल जाएगा, कितना मिला कि 180 में से 50 कम कर दो 130 आ गया, ठीक है। दूसरा, अब ये अपने दो समांतर रेखा, ये तिर्यक लाइन है, तो x जितना होगा उतना ही y होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये तिर्यक छेदी रेखा है, ठीक है। तो हमने कह दिया ऐसे करें, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्या? ये जो अपने y होगा वो 130 होगा, क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है। नहीं तो x और y बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ये अपने एकांतर कोण है, ठीक है। कोई भी आप तरीका लिख सकते हैं, बस हो गया सॉल्व। अगला देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत आसान, इसकी अगर आप PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल पे आप चेक कर लीजिएगा, इंटरव्यू क्लासेस नाम का टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कि आपको यहाँ पे ये साबित करना है कि ये जो लाइन जा रही है ना, इसमें आपको एक तो x निकालना, तो x तो सीधा ही निकल गया, कैसे? ये लाइन है, ये कट हो रही है, तो ये 50 है तो ये 50 हुआ x, ठीक है, खत्म। दूसरी बात क्या, ये 127 है तो ये भी 127 होगा दोनों मिला के, तो हम लिखेंगे 50 प्लस वाई बराबर 127, तो y बराबर 127 माइनस 50 डिग्री, ठीक है। ये लिखना अपने को खाली, ठीक है। तो y जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इतना ही करना अपने 77 आंसर आ गया 77, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया इधर, ठीक है। इतनी लंबी चौड़ी बातों में आपको सिर्फ ये पीछे वाली चीज़ें लिखनी है बस, ठीक है, बाकी तरीका यही रखना है। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपसे पूछा है SQT। अब देखिए ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या निकालना अपने को? SQT कौन सा? ये वाला SQT, ये निकालना कौन? तो देखिए ये 95, ये 40, तो देखिए ये त्रिभुज बन रहा है तो ये निकल जाएगा अपने, ये कितना होगा? तो हमने कहा 95 और 40 दोनों मिला लो, दोनों मिला के 5 और हो गया 13, 135। अब त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं, तो 180 से हम 135 कम कर देंगे तो अपने आ जाएगा 5 और एक उधार चला गया, कैरी यहाँ पे 7 4, ठीक है ना। तो 45 आ गया, तो ये अपने कितना हो गया? 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये अंदर वाला भी कितना होगा? 45 होगा। तो ये जब 45 है, ये 75 है, तो ये 180 से कम कर देंगे, तो हमने कहा 180 से हम कितने 45 और 75 कितना होता है 80, 80 और 120 कम कर देंगे, ठीक है। तो अपने कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपने आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। ये पड़ा 60 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने त्रिभुज वाले में। इसमें आपको ये सर्वांग सम साबित करना है, तीन चीजें ध्यान रखनी है सर्वांग सम साबित करना, किस्सा खत्म। जैसे सीधे शब्दों में बात करें तो पहली चीज ये, दूसरी चीज, पहली चीज दोनों में 90 हो गया, ये चीज भी दे रखी है आपको। तीसरी चीज क्या हो जाएगी? तीसरी ये होगी कि इनमें ये और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो ये भुजा और ये भुजा अपने आप बराबर हो जाएगी, बस। और इसको लिखोगे कैसे? ये रहा यहाँ पे आपके सब कुछ लिखा हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको त्रिभुज चुनना है जिसमें आपको दे रखा है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इनको सर्वांग सम साबित करो पहले। तो ये 90 डिग्री हो गया एक, तो इधर वाला भी 90 होगा, पहली बात। दूसरी ये चीज़ हो गई। तीसरी, इसमें ये और ये भुजा बराबर दे रखी है, सर्वांग सम साबित, तो ये और ये दोनों जो लंब होंगे ये भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और दूसरा CPCT से हो जाएगा, ठीक है। अब ये कॉमन क्वेश्चन और बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन और सबसे छोटा प्रश्न है, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये आपको बताना। और सबसे सिंपल प्रश्न है, हमने कहा कि मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है तो तीनों जो अपने कोण होंगे वो बराबर होंगे, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती है, कोण बराबर। तो एक x हो गया तो दूसरा तीसरा तीनों x होंगे, तो हमने कहा तीनों कोण x प्लस x तीनों हो गए 180, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के अंतर कोण होते हैं। अब ये हो गया 3x में हम x एक साइड किया, 3 का भाग दिया तो 60 डिग्री, तो प्रत्येक कोण कितना हुआ अपने 60 डिग्री होगा, इतनी सिद्धम,
ठीक है ना, ये सबसे आसान प्रश्नों में। फिर चतुर्भुज में ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको 100% तैयार कर लेना है। इस चैप्टर में से यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अगर आपके अभी मैथ्स का एग्जाम होना बाकी तो यही तैयार करना है आपको, ठीक है। अब कैसे करना, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हो तो दर्शाइए कि वो आयत है, ठीक है। बड़ी सिंपल चीज़ है, समांतर चतुर्भुज है तो दिया क्या 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 दे रखा है कि हमने कहा कि समांतर चतुर्भुज ABCD ए सी और BD हमको दे रखा है, ठीक है। और क्योंकि हमको विकर्ण बराबर दे दिए, कौन सा, ये और ये विकर्ण बराबर दे दिया है, ठीक है। और AB और DC समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं इसलिए बराबर होगी। समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं हमेशा बराबर ही होती हैं, तो ये अपने AC और BD बराबर होगी, ठीक है। ये AC, ठीक है ना, और BD ये विकर्ण बराबर और इनकी भुजाएं भी बराबर, ABDC भी बराबर, AB और ये भी बराबर, ठीक है। ये बराबर तो BC और CD ये भी बराबर, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसमें अपने सर्वांग सम, साबित हो गया अपने तीन कोण आपस में कौन कौन से, ABC और DCB सर्वांग सम साबित होंगे SS सर्वांग समता प्रमेय से, ठीक है। और CPCT से अपने ये दोनों क्या बराबर, कौन बराबर होंगे। सीधे शब्दों में अगर ऐसा कहें कि हमने उठाया, एक ये त्रिभुज ले लिया, एक ये त्रिभुज ले लिया, ठीक है। इन दोनों में हमने बोल दिया कि ये और ये दोनों त्रिभुजों के बराबर, ठीक है। दूसरी ये और ये भुजा बराबर, ठीक है। दोनों में BC दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये त्रिभुज बराबर हुआ, ये त्रिभुज बराबर हुआ, सर्वांग सम हुआ। सर्वांग सम हुआ तो ये कौन और ये कौन, CPCT से कौन B और बराबर कौन B कौन C बराबर हुआ CPCT से, ठीक है, CPCT से। अब ये कौन बराबर हो चुके हैं तो हमने कहा कि ये दोनों लाइनें समांतर है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180, तो हमने कहा कोण B प्लस कोण C बराबर होगा 180 डिग्री। अगर ये 180 होगा तो B और C दोनों तो बराबर है, तो कोण B प्लस कोण B आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 180 लिख देंगे, ठीक है। अब दो बार कोण B आया है तो आपने कहा ठीक है, दो बार आया दो बार लिख दो, ठीक है, क्योंकि हमने कोण B और C बराबर है इसलिए C की जगह भी हमने B लिख दिया। अब ये B का इसमें भाग लगा देंगे तो कोण B बराबर 180/2, तो कोण B कितना है आपने 90 डिग्री। क्योंकि B और C दोनों बराबर है तो अगर B 90 है तो C भी 90 होगा, ये भी 90 ये भी 90, हो गया साबित, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपको। अगला देखते हैं, ये एक बार आप इसको भी मैच कर लेना, बड़े सिंपल क्वेश्चन है। क्या आप जानते हैं कि जब भी को दो भुजाओं के मध्य बिंदु जब आपस में ऐसे मिलते हैं तो वो तीसरी भुजा जो इसके समांतर होती है अपने AC उसकी आधी भी होती है और समांतर भी होती है, कहने का मतलब मध्य बिंदु हो तो, ठीक है ना। तो उस हिसाब से ये आपको साबित करना है, ठीक है। उसके बाद में अपने वृत्त में पूछे जाने वाले सबसे कॉमन प्रश्न के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जिसमें आपको ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कैसे, तरीका बता देते हैं आपको, ठीक है ना। ध्यान रखना इसका क्या कि जब आपको वृत्त के एक चाप से कोण बनाए जाते हैं, यहाँ से अगर कोण ये जो बना है ना केंद्र पर कोण, ये हमेशा डबल होता है इस परिधि पर बने कोण का, तो ये दोनों मिला लो कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये कितना होगा अपना C, तो 90 का आधा कर दो 45 डिग्री, ठीक है ना। अब इसको लिखना कैसे पूरी लैंग्वेज में, यहाँ पे लिख रहे ये 1/2 है, ठीक है ना, DC 1/2, ठीक है। लिखना इस प्रकार से, आपको कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। अब ये देखिए, किसी वृत्त की जीवा त्रिज्या के बराबर है, ठीक है, मतलब त्रिज्या और जीवा दोनों बराबर है। मतलब गजब का क्वेश्चन है इसमें कि ये त्रिज्या है ये और जीवा ये तीनों ही बराबर है, ठीक है। अब ये तीनों बराबर है तो लघु चाप में बिंदु अंतरित कोण दीर्घ चाप में अंतरित कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब एक तो लघु चाप है, ठीक है, एक ये लघु चाप है और एक ये दीर्घ चाप है। यहाँ पे एक ऐसे आपने बना दिया कोण, ठीक है। तो बोला है कि जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों कोण। तो देखिए, अगर ये तीनों भुजाएं बराबर हैं इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज हुआ, समबाहु त्रिभुज हुआ। इसका मतलब तीनों कोण 60-60 डिग्री के होंगे, कितने होंगे 60 डिग्री। और ये जो कोण होता है ये अगर 60 डिग्री का है, क्या अपने अगर वृत्त के केंद्र पर बना कोण इस जीवा से बना कोण 60 डिग्री है तो ये ऊपर आधा होगा इसका 30 डिग्री, ठीक है। और अगर 30 डिग्री होगा तो यहाँ नीचे जो कोण बनेगा वो चक्रीय चतुर्भुज के हिसाब से 30 का क्या हो जाएगा अपने 30। चक्रीय चतुर्भुज की खास बात क्या है कि सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो हमने कहा ये तो बड़ा आसान काम हो गया कि हमने निकाल दिया कौन सा कोण, ये ऊपर वाला, क्योंकि ये अपना 60 था तो ये 30 हो गया।
और अब अपने क्या बन रहा है कि इस जीवा से थोड़ा इसको फैला के बना देता हूँ। इस हिसाब से सारी चीज़ें हटा दी, ठीक है। कौन सी चीज़? ये चीज़ मैंने हटा दी है, ठीक है ना। ये चीज़ कौन सी? ये जिसमें ये 60 था, ठीक है, तो ये 30 हो गया अपने, ठीक है। और अब ये हमने यहाँ पे एक और बना दिया, क्योंकि ये अपना लघु चाप है ये वाला, और ये अपना दीर्घ चाप है। तो दीर्घ चाप पे तो 30 का बना, और लघु चाप पे क्योंकि हमने चतुर्भुज बना दिया, तो चक्रीय चतुर्भुज की खास बात है कि आमने सामने के जो कोण होते हैं वो हमेशा 180 होते हैं। तो जब ये 30 है तो 180 से माइनस करेंगे हम, तो 180 माइनस 30 बराबर आ जाएगा 150 डिग्री। तो ये नीचे जो सी पे कोण बना हुआ है 150 होगा, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक तो अपने अभिष्ट कोण में 150 हो गया, और एक अपने 30 निकल गया था, ठीक है ना। अगला देखिए, आपको दे रखे हैं सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, फिर भी हल्के से आपको समझा देते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज आपको सारी यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए कि इसके अंदर आपको यहाँ दे रखा है इस टाइप से, ठीक है, और करना है अपने को इसको सॉल्व। तो यहाँ पे अपने पास इस प्रकार से बना है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको, है ना। यहाँ पे केंद्र यहाँ पे है, ठीक है ना। केंद्र कहाँ? यहाँ पे है, और केंद्र पे बना हुआ कौन नहीं है। केंद्र पे होता तो ऊपर वाला ये 90 होता, 100 नहीं होता। और इस प्रकार से हमने बना रखा है। अगर ये अपना 100 डिग्री है, ठीक है, कितना है? 100 डिग्री, यहाँ पे है 100 डिग्री, ठीक है। तो आपको चाहिए ये वाला कोण निकालना है, ये वाला, ठीक है ना। तो अगर आपको ये कोण निकालना है जिसका नाम है ओ पी आर, तो एक चीज़ देखिए, ये त्रिज्या दोनों बराबर, इसका मतलब ये कोण और ये कोण जो इधर है ओ पी आर और ओ आर पी, ये दोनों बराबर होंगे। हमने कहा ठीक है, चलिए, इसका मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। अब यहाँ पे एक बात आती है क्या, कि ये अगर अपने कितना है 100 डिग्री, तो केंद्र पर बनने वाला कोण तो कितना होता है? दुगुना। तो ये अपने कितना हो जाएगा? बाहर वाला कोण कितना हो जाएगा? इधर वाला ये हो जाएगा अपने इसका डबल 200, ठीक है। क्या होगा? 200। अगर ये 200 हो गया तो हम जानते हैं कि ये केंद्र है, और इसके चारों ओर का कोण जो होता है वो होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360। तो ये 200 हो गया बाहर वाला, तो ये अंदर वाला कितना हुआ? इतना। तो इसकी वैल्यू होगी 160 डिग्री, क्योंकि पूरा 360 होता है, 200 ये है तो ये 160 हुआ। अब हमें मिल गया सब कुछ। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे है, जिसमें ये भुजा बराबर है, ये अपने को 160 मिल चुका है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी कोण बराबर होंगे। इसका नाम है P, इसका नाम है O, इसका नाम है R, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने तीनों मिला के कितना? तीनों मिला के होता है 180। तो 160 में से 180 कम किया तो आ गया 20, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो भाग दे दिया हमने 10 2 का, तो आ गया 10 डिग्री। तो अपने ये भी 10 होगा, ये भी 10, ये भी 10, दोनों 10-10 होंगे, ठीक है ना। ये हो गया आंसर। अगला देखते हैं। अगले में भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया है, आपको बोला है कि आप साबित करिए कि ये डी निकालिए। डी तो बड़ा ही सिंपल है। कैसे? कि अपने को एक ये त्रिभुज दे रखा है जिसमें एक ये 31 है और ये 69 है। तो हमने कहा 69 और 31 को जोड़ लेते हैं पहले, तो त्रिभुज की भुजाएं कर लेते हैं, ठीक है ना। 0 हासिल के 100 डिग्री आया, ठीक है। अगर ये अपना 100 आ गया है दोनों मिला के, तो ये 80 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण तो 180 होते हैं। तो ये 80 तो ये भी 80 होगा, क्योंकि किसी जीवा से परिधि पर बनने वाले सारे कोण समान होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, ये वाला, ये और भी आसान प्रश्न है, ठीक है। कैसे? कि अपने को ये दे रखा है, अपने को ए ये निकालना ए, ठीक है। तो हमने कहा अगर ए निकालना है तो यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये 20 दे रखा है और ये सीधी लाइन में 130 ये दे रखा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे बड़ा बना के करूँ तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, जिसमें अपने यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रही है जिसमें ये दे रखा अपने को, ये कोण कितना दे रखा है यहाँ पे? 20 डिग्री, ठीक है। और ये दे रखा अपने को 130 डिग्री। अब देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ से इतना सा, ये त्रिभुज है एक, ठीक है, जिसमें ये 20 है 130 है, तो ये कितना हो गया? ये अपने 50 डिग्री हो गए। कौन सा? ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये वाला अंदर वाला 50 हो गया। अब देखिए ये 50 है इतना सा, ये 20 है, 50 और 20 कितना हो गया? 70। और ये त्रिभुज बन रहा है पूरा, तो त्रिभुज होता है 180, तो माइनस कर दो 180, आ गया अपने 110 डिग्री। तो ये अपने डी है ना वो 110 आया, तो ए भी 110 होगा, क्योंकि एक ही जीवा से बनने वाले परिधि पर बनने वाले कोण है, ठीक है। तो आंसर आएगा 110, ठीक है। अगला देखते हैं अपने हीरोन फॉर्मूला। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन यही मतलब आपसे यही पूछा जाएगा। इसमें 4 ही क्वेश्चन है और 4 में से ये 2 तो फिक्स हैं, आपके आने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है। कि 2 भुजाएं जो ये दे रखी है, परिमाप ये दे रखा है, तो हमने कहा तीसरी निकाल लेते हैं भाई। त्रिभुज इस प्रकार का है,
ठीक है, हीरोन लगाना है, जिसमें ये 18 है, ये 10 है और पूरा परिमाप कितना है कि 42 है, तो ये 14 सेंटीमीटर हो गई बस। ठीक है ना, ये हमने 14 निकाल दी। अब क्या बोला कि इसका है ना क्षेत्रफल निकालिए, तो हमने कहा पहले एस निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 लगा के। तो भुजाओं का तो योग दे रखा है, 42/2 बराबर आ गया 21। ठीक है, 21 लिख दिया। अब हमने सूत्र लगा दिया यहाँ पे सिंपल सा। ठीक है, हीरोन फॉर्मूला वाला सूत्र याद रखिए। ठीक है, और अपने आंसर आ गया ये। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एक ये ध्यान रखिएगा, जिसमें ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको बड़ा तो दिखने में बड़ा है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है ना, क्या अनुपात दे रखा हो तो हमेशा पीछे लिख दीजिए x। ठीक है, 12x 17x 25x, और बोला है कि इनको अगर जोड़ लेना तो 540 आएगा, तो हमने कहा बराबर 540। तो हमने यहाँ से x का मान निकाल दिया, आगे आपने x आगे बराबर 10। ठीक है, अब x 10 आ गया तो ये भुजा 110, ये 170, ये 250, सबके पीछे एक जीरो लगा दिया। ठीक है, अब इसका क्या चाहिए क्षेत्रफल, तो पहले निकालते हैं अर्ध परिमाप। 540 में भाग दिया 2 का, 270, वैल्यू रखी अपने पास 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपने ये वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दो भुजाएं जिसकी बराबर हैं। ठीक है, बराबर वाली 12 है। ठीक है, तो तीसरी भुजा निकाल देंगे। हमने कहा अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, ये इस प्रकार से है, जिसमें ये बराबर है, ये 12 है, तो ये भी 12 बोला है, तो ये कितनी होगी, हमने कहा 6 होगी, क्योंकि 12 12 24 और 6 30, क्योंकि परिमाप 30 दे रखा है, यहाँ से चारों और तीनों और कितना है 30 है, तो ये 6 हो गई। तीनों भुजा मिल गई, अर्ध परिमाप निकाल दिया 15 आ गया, और सूत्र में अपने वैल्यू रखेंगे एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और अपने पास आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप अपने बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें आपसे क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे, ये मान के चलिए आप क्वेश्चन। ठीक है ना, जिसमें आपको ऊंचाई दे रखी है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे रखा है, बेलन का आधार का व्यास है। ठीक है, ये इस प्रकार से एक बार इसको देख लेना। ठीक है, बेलन वाला क्वेश्चन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कम है, इसको एक बार हटा देते हैं। ठीक है ना, इस पे आइए आप सीधा। ठीक है, जिसमें आपको शंकु के आधार का व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा मतलब त्रिज्या इसकी आधी करनी, हमने इसमें 2 का भाग दिया, अपने पास त्रिज्या आ गई आधी। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई हमको दे रखी, ये लो तिर्यक ऊंचाई। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, सूत्र में वैल्यू रखी, अपने पास आंसर आ गया। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आते हैं अपने इस पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपनी बुक का, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये और एक आगे आपको मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के करिएगा इसको। ठीक है ना, शंकु के आपको पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया ये। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई आपको दे दी है। ठीक है ना, 2 दे दिया। अब आधार की त्रिज्या निकालने आपको एक तो, और एक शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। तो आपने कहा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, क्योंकि आपको दे रखा है वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, तो हमने कहा हम इस पाई आर एल और इसकी वैल्यू तो बराबर है, तो हमने लिख दिया बराबर में ये। ठीक है, पाई का मान रख दिया 22/7, और सामने हमने ये वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया, सॉल्व किया, तो अपने पास आर त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या तो हमको मिल गई। ठीक है, आधार की त्रिज्या मिल गई 7 सेंटीमीटर। अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो होता है पाई आर, आर प्लस एल। ठीक है ना, ये ध्यान रखें, ये आर प्लस एल है। ठीक है, अब इसके अंदर पाई की जगह पाई रखा, त्रिज्या रखी, और सूत्र लगा के आराम से आंसर निकाल दिया 462, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला है आपके लिए अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, आपको त्रिज्या दे रखी है, तो अर्धगोले का सूत्र आपको आना चाहिए 3πr² होता है सूत्र। ठीक है, त्रिज्या दे रखी है, वैल्यू रखी, गोले में सिर्फ त्रिज्या ही होती है, बस रखा और मान आपके पास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो पहला मतलब अभी हमने जो बात की थी, कौन सा, ये वाला प्रश्न, ये वाला प्रश्न, और ये जो हम बात कर रहे हैं ये 100% आएंगे आपके इस चैप्टर से, तो इनको अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, गोले की त्रिज्या जिसका आपको पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 154, त्रिज्या निकालनी, तो पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा तो 4πr² पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, हमने लिख दिया 4 का 4, पाई की जगह 22/7, r², आर निकालना अपने 154। जब हमने इसको सॉल्व किया तो अपने 12.25 आया। ठीक है, और अपने त्रिज्या आएगी 3.5, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, अगली बात करते हैं अपने, जिसमें आपको शंकु का आयतन दे रखा है। ठीक है, 48 पाई, और आपको इसका व्यास निकालना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे भी आपको किसी की वैल्यू दे दे, तो जिसका वैल्यू दे दे, उत्तर दे दे, उसका सूत्र लगा दो और सामने रख दो बस। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4 आएगा, और 4 क्योंकि आपको व्यास चाहिए तो 4 का डबल हमने कर दिया 8, क्योंकि ये त्रिज्या थी, और उसका दुगुना कर दिया। ठीक है, अब एक और ये क्वेश्चन सेम टू सेम उसी के जैसा क्वेश्चन, लेकिन अमेजिंग प्रश्न है। क्या,
उधर गोला था, इधर अपने गोले का आयतन पूछा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। वहाँ पे अपने गोले का पूछा था क्या, आयतन, और यहाँ पे है क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे त्रिज्या अपने 7/2 आ जाएगी, और फिर हम जब यहाँ पे गोले का आयतन का सूत्र लगाएंगे तो अपने पास आयतन इस प्रकार से निकल आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, उसमें सिर्फ अपने से त्रिज्या पूछी थी, ठीक है, इस प्रकार से। और अपना जो लास्ट चैप्टर है जिसमें से आपसे ये क्वेश्चन तो आपको 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, जिसमें आपको पूछ दिया ये राजनीतिक पार्टियां हैं और इसमें इतनी इतनी सीटें जीती गई है, तो आप बताइए। पहले तो दंड आलेख कैसे बनाएंगे, उसके बाद में आपसे ये सवाल पूछा कि परिणामों के अनुरूप दंड आलेख खींचिए। पहला, किस राजनीतिक पार्टी ने सर्वाधिक सीटें हासिल की, तो ये तो आराम से बता सकते हैं, किसने, ए ने। किस को न्यूनतम सीटें मिली, तो न्यूनतम किसको मिली, ये 10 ई को, ठीक है ना। और इस प्रकार से आपको ये दंड आलेख बना देना है, ठीक है, जिसमें राजनीतिक पार्टियां इधर लिख दी और जीती हुई सीटें इधर लिख दी हमने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट, ये नियॉन लैंप वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पहले तो आपको आयत चित्र बनाना है। आयत चित्र और दंड आलेख में क्या होता है, दंड आलेख ऐसे डंडे अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे। और आयत चित्र में क्या होता है, ये सारे चिपके हुए होते हैं, यहाँ बीच में और आ जाता है, ऐसे कहने का मतलब, ठीक है ना, कि ये है, फिर इसके ये है, फिर इसके ये, फिर अगला ये, ऐसे सारे चिपके हुए होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर कितने लैंपों का जीवनकाल 700 से अधिक है, तो देखिए ये 700 है, यहाँ से ज़्यादा ये इतने कितने, 74, 60 और 48, इन सबको मिला के हमको उत्तर लिखना 184 आ जाएगा, ठीक है ना, ये पढ़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये डायग्राम बनाने हैं और ऐसे आपको तैयार कर लेने, ठीक है। इतने ही सवाल आपको तैयार रखने हैं, ठीक है। बाकी माध्यक अपने है नहीं, ठीक है। ये अपने को अच्छे से तैयार कर लेना, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बेहतरीन तैयारी करते रहिए, सभी सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन पेपर, बेहतरीन आंसर्स और उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिल रहा है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लास्ट तक पहुँच गए हैं तो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।